तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो है दो यूरोपीय कंपनियों के बारे में। इनकी जो आपसी होड़ थी उसने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल कर रख दी। और ये सिर्फ मसालों या कपड़ों की होड़ नहीं थी, नहीं, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, जबरदस्त रणनीति की और धोखे की। एक ऐसी कहानी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को जन्म दिया। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे जो लोग यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे वो यहाँ के शासक बन बैठे। ये कहानी शुरू तो होती है मुनाफे से, लेकिन खत्म होती है सत्ता पर। इस पूरी कहानी का जो पहला और सबसे जरूरी किरदार है वो थी एक कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ व्यापार करने का नहीं बल्कि इतिहास लिखने का इरादा कर लिया था, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1600 में, जब इंग्लैंड की महारानी ने कुछ व्यापारियों को पूरब के साथ व्यापार करने का एक तरह से लाइसेंस दे दिया। 8 साल बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के तट पर उतरे, पर यहाँ उनके लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें पहले से जमे हुए पुर्तगालियों से और शक्तिशाली मुगल अधिकारियों से निपटना पड़ा। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार 1613 में सम्राट जहांगीर ने उन्हें सूरत में एक कारखाना बनाने की इजाजत दे दी। ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। सूरत तो बस एक शुरुआत थी। कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, फिर 1662 में पुर्तगाल से बॉम्बे दहेज में मिल गया, और जॉब चार्लॉक ने सुल्तानाथी में कलकत्ता की नींव रखी। मतलब साफ था, ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये आने वाले समय में सत्ता हासिल करने के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की जा रही थी। लेकिन अंग्रेज इस खेल में अकेले नहीं थे। बहुत जल्द एक और यूरोपीय ताकत ने भारत में दस्तक दी, और इसी के साथ शुरू हुई एक सीधी और कह सकते हैं एक निर्णायक टक्कर की तैयारी। साल 1664 में मैदान में उतरे फ्रांसीसी अपनी कंपनी दे इंडीज ओरिएंटाल के साथ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। ये कंपनी व्यापारियों की नहीं थी, बल्कि इसे फ्रांस के राजा के आदेश पर बनाया गया था। मतलब ये एक सरकारी कंपनी थी, और इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत में फ्रांस की ताकत और उसका दबदबा कायम करना था। अब देखिए, दोनों कंपनियों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी ब्रिटिश कंपनी जो एक प्राइवेट बिजनेस की तरह थी, एकदम तेज, फ्लेक्सिबल और जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर थी। वहीं दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी जो एक सरकारी विभाग की तरह काम करती थी, धीमी, और हर छोटे बड़े फैसले के लिए उसे पेरिस से इजाजत का इंतजार करना पड़ता था। और यकीन मानिए, यही छोटा सा अंतर आगे चलकर हार और जीत की सबसे बड़ी वजह बना। फिर आया साल 1707। मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत ने भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था वो बिखरने लगा, और पूरे देश में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया। बस इसी मौके की ताक में तो ये यूरोपीय कंपनियां बैठी थीं। उन्हें समझ आ गया कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि किंग मेकर बन सकते हैं। और यहीं से भारत में इन दोनों यूरोपियन ताकतों के बीच एक प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ। मतलब किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई लड़ना। और इन लड़ाइयों को आज हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध, जो 1744 से 1748 तक चला, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये लड़ाई असल में भारत की थी ही नहीं, ये तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हो रहे युद्ध का एक हिस्सा थी। जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में लड़ रहे थे तो उनकी कंपनियां भारत में भी एक दूसरे से भिड़ गईं। मतलब भारत एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स का लोकल अखाड़ा बन गया था। और इसी युद्ध के दौरान सेंट थॉम की लड़ाई हुई, जो एक बेहद चौंकाने वाली घटना थी। यहाँ हुआ ये कि करीब 1000 डिसिप्लिन्ड फ्रांसीसी सैनिकों ने कर्नाटक के नवाब की 10,000 सैनिकों वाली विशाल सेना को हरा दिया। ये पहली बार था जब भारत ने देखा कि यूरोप की मिलिट्री डिसिप्लिन और रणनीति बड़ी से बड़ी सेना पर भी कितनी भारी पड़ सकती है। दूसरे कर्नाटक युद्ध तक तो ये खेल और भी साफ हो गया था। दोनों कंपनियां अब भारतीय राजकुमारों के सिंहासन के झगड़ों में खुलकर हिस्सा ले रही थीं। चाहे हैदराबाद हो या कर्नाटक, अगर फ्रांसीसी एक दावेदार का साथ देते तो अंग्रेज फौरन दूसरे का पक्ष ले लेते। असली मकसद तो भारतीय शासकों को अपनी कठपुतली बनाकर सत्ता पर कब्जा करना था। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ दो कंपनियों का नहीं था, ये दो असाधारण लोगों का भी था। एक तरफ था फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले, और दूसरी तरफ एक नौजवान अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव।
डुप्ले एक राजनीतिक मास्टरमाइंड था। उसी ने ये रणनीति बनाई थी कि भारतीय शासकों की लड़ाइयों में दखल दो, उन्हें समर्थन दो और इसी तरह फ्रांस भारत में एक साम्राज्य बना सकता है। और शुरुआत में उसकी ये रणनीति इतनी सफल रही कि फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले सिर्फ एक क्लर्क था। क्लाइव एक साहसी मिलिट्री गैम्बलर था। उसका मानना था कि एक हिम्मत भरा और अप्रत्याशित हमला बड़ी बड़ी राजनीतिक योजनाओं पर भारी पड़ सकता है, और उसने ठीक यही किया। 1751 में जब फ्रांसीसी सेना का पूरा ध्यान त्रिचिनोपोली पर था, क्लाइव ने सिर्फ 500 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर हमला करके उसे जीत लिया। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसिक कदम था। इस एक जीत ने फ्रांसीसियों का पूरा मोमेंटम ही तोड़ दिया और इसी के चलते डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, जो फ्रांस की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक साबित हुई। आरकॉट की घेराबंदी के बाद पासा पूरी तरह से पलट चुका था। अब बस एक आखिरी वार की जरूरत थी, एक ऐसा वार जो भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और वो आखिरी प्रहार हुआ 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में। ये तीसरे कर्नाटक युद्ध की सबसे निर्णायक जंग थी। सर आयरकोट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को ऐसी करारी शिकस्त दी जिससे वो फिर कभी उभर ही नहीं पाए। और इस एक हार के साथ भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए टूट गया। तो सवाल ये है कि आखिर अंग्रेज जीते क्यों? देखिए, इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, उनकी कंपनी प्राइवेट थी जो सरकारी फ्रांसीसी कंपनी से कई ज्यादा तेज और कुशल थी। दूसरा, ब्रिटिश नेवी की ताकत, जिसने समुद्र पर कब्जा करके अपनी सेना तक सामान और पैसा पहुंचाना कभी रुकने नहीं दिया। तीसरा, सही जगह पर फोकस। अंग्रेजों ने अमीर बंगाल पर कब्जा किया, जबकि फ्रांसीसी दक्षिण की राजनीति में ही उलझे रह गए। और चौथा और सबसे अहम, लीडरशिप। फ्रांस ने डुप्ले जैसे रणनीतिकार को वापस बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, जबकि अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव जैसा साहसी लीडर था। और ये हमें इस बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डुप्ले ने सोचा कि भारत को जीतने का रास्ता दक्षिण की राजनीति से होकर गुजरता है, लेकिन क्लाइव ने महसूस किया कि असली चाबी बंगाल के विशाल धन और संसाधनों में छुपी है। यही वो रणनीतिक समझ थी जिसने आखिरकार एक व्यापारिक कंपनी को एक साम्राज्य में बदल दिया।